नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास की इस श्रृंखला में आज हम आदिकालीन रासो साहित्य या रासो काव्य परंपरा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है ये, और अगर आदिकाल से प्रश्न पूछे जाते हैं तो रासो साहित्य से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। रासो काव्य परंपरा। तो रासो काव्य परंपरा को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मतों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, और इसके प्रमाण के रूप में उन्होंने ये पंक्ति कही है कि 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। यानी नरपति नाल के बीसल देव रासो का ये पद है जिसमें उन्होंने ये रसायन शब्द का प्रयोग किया है, और उन्होंने कहा है कि ये रसायन से ही जो है रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानते हैं। उन्होंने कहा था कि रासक से रासा बना, रासा से रासा बना, और रासा से अंत में ये रासों में परिणित हो गया था। तो इस तरह गारसा द तासी ने राजसूय शब्द से या राजसू शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। ऐसे ही नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से व्युत्पत्ति मानी है। कविराज श्यामलदास और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है। पंडित हर प्रसाद शास्त्री ने राजयज्ञ शब्द से व्युत्पत्ति मानी है। डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक ने राजयश शब्द से व्युत्पत्ति मानी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रास शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानी है। ये बहुत सारे मत हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेते हैं, कई बार मिलान वाले प्रश्नों में पूछ लेते हैं कि रहस्य शब्द से किसने उत्पत्ति मानी है, रसिक से किसने मानी है, राजसूय से किसने मानी है, रासक शब्द से किसने मानी है, रसायन शब्द से किसने मानी है। तो आप इसमें ये दो मत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको तो याद रखें ही। इसके अलावा बाकी के मतों को भी आप याद रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने रसायन शब्द से व्युत्पत्ति मानी है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से व्युत्पत्ति मानी है। और निर्णायक जो मत है, यानी अधिकांश विद्वान क्या मानते हैं, वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत से सहमत हैं कि रासक शब्द से ही उन्होंने रासों की उत्पत्ति मानी है। ज़्यादातर विद्वान यानी अधिकांश विद्वान ये मानते हैं। अगर सीधे सीधे प्रश्न आ जाए कि सर्वमान्य मत के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी गई है, तो इसका सीधा सीधा सा उत्तर होगा रासक शब्द से, जो कि व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। अब हम रासो साहित्य की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, रासो साहित्य की विशेषता, सीधा सीधा एक प्रश्न यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासो साहित्य की विशेषता है या रासो साहित्य की विशेषता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला चारण कवियों द्वारा रचित, यानी कि जो रासो काव्य है एक तरह से वीरतापरक काव्य है, और इसमें अपने आश्रयदाताओं की एक तरह से प्रशंसा, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है, जो चारण कवियों द्वारा की गई है, क्योंकि चारण कवि उनके आश्रयदाता हुआ करते थे। चारण कवि मतलब राजाओं से आश्रय प्राप्त करते थे। आश्रयदाता राजाओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पे मिलता है, ये इनकी दूसरी विशेषता हो गई। इसके अलावा सामंती जीवन की संपूर्ण झलक यहाँ पे रासो साहित्य में मिलती है, क्योंकि राजा के अधीन बहुत सारे सामंत हुआ करते थे, और उनका भी जीवन एकदम शौर्य और वैभवशाली जीवन व्यतीत वो करते थे। अपने दरबार में बहुत सारे चारण कवियों को अपनी प्रशंसा के लिए वो रखते थे, और उन्हीं रासो साहित्यों में उन कवियों की एक तरह से वीरता को ही जो है इन्होंने अतिशयोक्ति के साथ दर्शाया है। कुछ ऐतिहासिकता के तत्व भी इसमें विद्यमान है, पर कल्पना का भी यहाँ पर समावेश मिलता है। युद्ध और प्रेम का यहाँ पर वर्णन है कि एक तो उसमें राजाओं के युद्ध के वर्णनों को स्पष्ट जैसे सजीव वर्णन किया है, दूसरा राजाओं का अपनी रानियों के साथ, अपनी प्रेमिकाओं के साथ जो प्रेम था उसका भी इन्होंने वर्णन किया है। वीर और श्रृंगार रस की यहाँ पे प्रधानता है, क्योंकि युद्ध का वर्णन वीर रस और प्रेम का वर्णन श्रृंगार रस, उसमें संयोग और वियोग दोनों श्रृंगारों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग किया है। देखिए, डिंगल और पिंगल शैली पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो रासो साहित्य में मुख्य रूप से तो जो वीर रस रचा गया है वो पिंगल शैली में है, और डिंगल में है, और पिंगल शैली में जो प्रेम काव्य है वो पिंगल शैली में, पर मिक्स शैली का प्रभाव यहाँ पर मिलता है। विविध प्रकार की भाषा और छंदों का प्रयोग किया गया है। संदिग्ध है और अर्ध प्रमाणिक, क्योंकि अभी एक सीधा सीधा प्रश्न आता है कि
कौन से विद्वानों ने कौन से रासो साहित्य को मतलब एक तरह से प्रामाणिक माना है या अर्ध प्रामाणिक माना है या अप्रामाणिक माना है, तो एक तरह से ये संदिग्ध है, पूरी तरह से प्रामाणिक साहित्य ये नहीं है, ऐसा विद्वान मानते हैं। तो ये हो गई इनकी कुछ विशेषताएं। इसके अलावा देखिए प्रबंधात्मक और मुक्तक, यानी कि प्रबंध काव्य भी रचे गए हैं, मुक्तक रचनाएं भी लिखी गई हैं, और ये गेय पद है, यानी कि इनको गाया जा सकता है गाने के रूप में। जैसे आलाखंड की हम चर्चा करेंगे तो एक तरह से आज भी गाया जाता है उस क्षेत्र में। ठीक है, तो अगला देखिए, रासो काव्य परंपरा संस्कृत और या प्राकृत में उपलब्ध नहीं है, यानी कि ये संस्कृत और प्राकृत में ये उपलब्ध नहीं है। रासो परंपरा का प्रथम प्रवर्तन हुआ था अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत, यानी अपभ्रंश साहित्य में ही हमें रासो परंपरा मिलती है। और जब अपन बात करेंगे कि रासो परंपरा का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, तो हम बात करेंगे संदेश रासक की। ठीक है, रासो साहित्य के प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। देखिए एक बार इन सभी रचनाओं के बारे में सीधा सीधा जो लेखक, रचना और रचनाकार से जो प्रश्न आता है वो यहाँ पे सारी रचनाएं एक बार दी हुई हैं। इनका विस्तृत वर्णन हम आगे पढ़ेंगे इसमें। देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी है, बीसलदेव रासो नरपति नाल ने लिखी है, परमाल रासो जगनिक की है, खुमाण रासो दलपति विजय की है, हमीर रासो शारंगधर की है, विजयपाल रासो नल्ल सिंह की है, संदेश रासक जो कि मैं कह रहा था पहला ग्रंथ माना जाता है, तो ये अब्दुल रहमान या अदहमान इसके एक तरह से रचनाकार हैं। इसके अलावा बुद्धि रासो जल्लहन कवि की है, कुमारपाल रासो ये देवप्रभ की है, राम रासो माधवदास की है, राणा रासो दयाल कवि की है, रतन रासो कुंभकर्ण की है, कायम रासो ये न्यामत खां जानकवि की है, शत्रुशाल रासो राव डूंगरसी की है, माकण रासो ये कीर्ति सुंदर की है, और इसके अलावा सगत रासो एक रचना है वो कवि गिरधर चारण की है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं ये वो प्रारंभिक की 7 रचनाएं हैं जिनसे सीधे सीधे प्रश्न हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब इनका विस्तार से हम एक बार देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, और हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई। ठीक है, हालांकि हिंदी की पहली रचना के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, श्रावकाचार्य को माना जाता है, और हिंदी के पहले कवि के रूप में सरहेपा को माना जाता है। पर ये बात कर रहे हैं महाकाव्य और ये महाकवि। ये पृथ्वीराज रासो तो हो गए, ये तो हो गया महाकाव्य, और चंद्रवरदाई हो गए प्रथम महाकवि। ठीक है, याद रखेंगे। जन्म हुआ था इनका 1168 ईस्वी में, यानी कि 1225 विक्रम संवत में भट्ट जाति के जगात गोत्र में इनका जन्म हुआ था। कभी कभार ये प्रश्न पूछा भी गया एक आधा परीक्षा में कि किस गोत्र से संबंधित थे, तो ये जगात गोत्र से संबंधित थे, भट्ट जाति के थे। 1168 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान था इनका लाहौर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। चंद्रवरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अधिकांश विद्वान ऐसा मानते हैं। प्रबंधात्मक श्रेणी का ये महाकाव्य, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। मुक्तक रचना, लेकिन नरोत्तम स्वामी इस पृथ्वीराज रासो को एक तरह से मुक्तक रचना मानते हैं। इसके प्रधान या अंगी रस के रूप में वीर रस और श्रृंगार रस हैं। प्रमुख अलंकार इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार दोनों का बाहुल्य है। इसके अलावा और भी अलंकार हैं, पर बाहुल्य इन दोनों का है। कुल पद अगर अपन बात करें श्लोकों की, तो इसमें मूल जो ग्रंथ है, मतलब इसमें जो सबसे बड़ा जो रासो है उसमें 16,306 श्लोक या पद मिलते हैं। पृष्ठ संख्या इनकी लगभग 2500 पृष्ठों में ये श्लोक लिखे गए। इसमें छंद विधान की अगर अपन बात करें तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग इनमें मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला छंद है छप्पे छंद, और इसलिए चंद्रवरदाई को छप्पे का राजा भी कहा जाता है। इसके अलावा दूहा, तोमर, श्रोटक, गाहा, आर्या इत्यादि छंद भी इसमें मिलते हैं। 68 प्रकार के छंदों की बात यहाँ पर की गई है। छप्पे छंद सबसे ज़्यादा मिलता है। चंद्रवरदाई को छप्पे का राजा कहा जाता है। इसका काल विभाजन, काव्य का जो विभाजन किया गया है इस महाकाव्य का, वो 69 सर्ग यानी कि अध्यायों में किया गया है, और उन अध्यायों का नाम समय इन्होंने दिया है। इन्होंने क्या नाम दिया है? कभी कभार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो के अध्यायों को क्या नाम है? सर्ग है, समय है, अध्याय है, प्रस्ताव है, क्या है? तो समय याद रखेंगे आप। 69 समयों में इसका विभाजन किया गया है। इसकी भाषा की अगर अपन बात करें तो राजस्थानी और ब्रज भाषा इसकी एक तरह से भाषा है, राजस्थानी और ब्रज मिश्रित, यानी कि राजस्थानी में जब ब्रज मिश्रित होती है तो इसको पिंगल
शैली कहा जाता है। तो इसकी जो शैली है वो है पिंगल, यानी कि इसमें राजस्थानी में ब्रज भाषा का जब प्रयोग होता है तो इसको पिंगल शैली कहा जाता है। इसके नायक के रूप में अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान हैं, जो कि धीरोदात्त नायक हैं और ये सोमेश्वर के पुत्र हैं। अजमेर के अरुणोराज के पौत्र और सोमेश्वर के पुत्र हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। नायिका है इसकी संयोगिता, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री है। ये एक मुग्धा नायिका है। ये क्या है? एक मुग्धा नायिका है। मुग्धा नायिका का मतलब होता है ऐसी नायिका जो यानी कि अपने किसी व्यक्ति के गुणों को सुन करके, केवल उसका चित्र देख करके उस पर मोहित हो जाती है, वो होती है मुग्धा नायिका। देखिए, कर्नल टॉड द्वारा इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में 1839 में दे दी गई। यानी कि पहली बार कर्नल टॉड ने 1839 में जो अपना ग्रंथ लिखा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें इस ग्रंथ की जानकारी मिलती है। और उन्होंने संगोपता नेम शीर्षक से इसका एक भाग प्रकाशित भी करवाया था। ये प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कर्नल टॉड ने किस शीर्षक से बीसलदेव रासो का एक भाग प्रकाशित कराया था। तो संयोगता का जो प्रकरण है उसको उन्होंने संगोपता नेम के नाम से एक तरह से यहाँ प्रकाशित करवाया था 1839 में। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र हरिप्रसाद शास्त्री इत्यादि के अनुसार इस ग्रंथ का जो उत्तरार्ध भाग है, यानी बाद वाला जो भाग है, वो चंद्रबरदाई के चौथे पुत्र जल्लहण द्वारा पूर्ण किया गया था। क्योंकि एक पंक्ति मिलती है इस पुस्तक के अंदर कि पुस्तक जल्लण हत्त दे चल गज्जन नृपकाज, यानी कि राजा के काम से गजनी के लिए प्रस्थान कर गए कौन? चंद्रबरदाई। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो के मित्र भी थे, उनके एक तरह से सेनापति भी थे, दरबारी कवि भी थे। ठीक है। तो उनके साथ ये जब गजनी गए तो अपने पुत्र को ये पुस्तक दे गए थे जल्लहण को। ठीक है। तो इसका उत्तरार्ध भाग जो है जल्लहण द्वारा रचित माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यह रचना शुक शुकी, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि शुक शुकी संवाद में शुक का मतलब होता है तोता और शुकी होती है मादा तोता। तो शुक शुकी संवाद में ये इसके एक तरह से यानी कि संवाद में एक व्यक्ति कह रहा है, एक सुन रहा है, वो प्रश्न कर रहा है, दूसरा उसका उत्तर दे रहा है। तो इस तरह से आचार्य हजारी प्रसाद कहते हैं कि शुक शुकी संवाद में इसकी रचना हुई है। और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर 3 प्रकार के मत हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से हर बार परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले कौन विद्वान है, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले कौन विद्वान है। तो इस तरह का प्रश्न देखिए यहाँ पे प्रामाणिक मानने वालों में सबसे पहले कर्नल टॉड, क्योंकि सबसे पहले कर्नल टॉड ने ही अपने ग्रंथ में एक तरह से इसका जिक्र किया था इस ग्रंथ का। इसके बाद में मिश्र बंधुओं ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित और डॉक्टर नगेंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय और माता प्रसाद गुप्त, यानी ये इतने सारे विद्वान हैं जिन्होंने इस पृथ्वीराज रासो को एक तरह से प्रामाणिक रचना माना है, पूर्णतः प्रामाणिक रचना माना है। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। कर्नल टॉड, मिश्रबंधु, ग्रियर्सन, दशरथ शर्मा, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अभी सीधे कॉलेज व्याख्याता में यही प्रश्न पूछा था कि प्रामाणिक मानने वाले कौन से विद्वान हैं, तो उसमें मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का नाम था। मथुरा प्रसाद दीक्षित, नगेंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, माता प्रसाद गुप्त। तो इसमें सारे ही नाम प्रमुख हैं क्योंकि ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है इस तरह का। अप्रामाणिक की अगर अपन बात करें तो पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पूरे ग्रंथ को जाली माना है, यानी गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने इसको अप्रामाणिक माना है और रामचंद्र शुक्ल ने तो इस पूरे ग्रंथ को ही जाली मान लिया है। डॉक्टर बूलर ने भी इसको एक तरह से जाली ग्रंथ माना है और सबसे पहले बूलर ही थे जिन्होंने 1875 में पहली बार इस ग्रंथ पर उंगलियां उठाई थी, आक्षेप किया था और उन्होंने कहा था कि पूरा ग्रंथ एक तरह से जाली है। मुंशी देवी प्रसाद, मोतीलाल मैनारिया, कविराज श्यामल दास, कवि मुरारीदान और राम कुमार वर्मा, ये वो विद्वान हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को अप्रामाणिक माना है। अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिनविजय और अगरचंद नाटाई, 4 लोग हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक माना है, यानी कि कुछ चीज़ें इसकी सही मानी है, कुछ चीज़ों को उन्होंने गलत माना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। चलिए अब देखते हैं
सर्वप्रथम 1875 में डॉक्टर बूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था और उस घोषणा का आधार पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर, यानी पृथ्वीराज विजय में कुछ ऐसे प्रसंग मिले उनको जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि ये रचना पृथ्वीराज रासो रचना पूर्णतः एक तरह से अप्रमाणिक रचना है, जाली रचना है। आचार्य शुक्ल ने यह ग्रंथ इस ग्रंथ को पूरे ग्रंथ को ही जाली माना है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आनंद संवत की कल्पना मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो है इन्होंने इस ग्रंथ को क्या माना है, प्रामाणिक माना है। और प्रामाणिक मानने के लिए, क्योंकि जब काल का थोड़ा सा ऊंच नीच जब होता है तो कभी करीब 90 साल का अंतर इसके ग्रंथ के में माना जाता है, तो उसके लिए उन्होंने आनंद संवत की कल्पना की है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा है, यानी कि इसमें माना तो इन्होंने प्रमाणिक ही है पर ये घटना कोश है। इसका मतलब कि इसमें साहित्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि इसमें मतलब एक तरह से काव्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि इसमें घटनाओं का संकलन है, ऐसा उन्होंने कहा है। कविराज श्यामल दास ने तो चंद्रवरदाई और उनकी रचना दोनों को ही अप्रमाणिक घोषित किया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रतियों के 4 रूपांतरण या संस्करण प्रचलित हैं, जहां से सीधे सीधे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे जो बृहद संस्करण है, सबसे बड़ा जो संस्करण है, उसमें 69 समय है, जिनकी हमने अभी चर्चा की कि इसके अध्यायों को समय कहा गया है। 69 समय है, 16,306 छंद है और इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी ने 1585 ईस्वी में कराया था। ठीक है, और इसकी प्रति जो है वो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित बताई जाती है। तो सबसे बड़ा जो रूपांतरण है, जो संस्करण है पृथ्वीराज रासो का, उसमें 69 समय है, 16,306 छंद है। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने 1585 में उसका प्रकाशन कराया और इसकी एक जो प्रति है वो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित बताई जाती है। मध्यम रूपांतरण जो है इसका, उसमें 7,000 छंद हैं, केवल 7,000 छंद है और अभी तक ये अप्रकाशित है, यानी कि 7,000 छंद तो है संग्रहालय में सुरक्षित है ये अबोहर और बीकानेर के में, लेकिन इसका प्रकाशन आम जनता के लिए नहीं किया गया है। इसके अलावा एक लघु संस्करण भी इसका है जिसमें 19 समय है और देखो यहाँ पर समय, मध्यम रूपांतरण में समय की चर्चा नहीं की, केवल छंदों की चर्चा की गई, 7,000 छंद है। लेकिन लघु रूपांतरण जो है उसमें 19 समय है और 3500 छंद है और ये बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है और इसका भी जो है प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। सबसे अंतिम है लघुतम संस्करण, और ये कॉलेज व्याख्या था 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया और ऐसे ही कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। ये जो लघुतम संस्करण है यानी सबसे छोटा, उसमें 1300, उसमें कितने छंद हैं, 1300 छंद उसमें मिलते हैं। और दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त ने इसी संस्करण को मूल रासो काव्य माना। ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त ने मूल रासो किसको माना, यानी कि ऐसा मानते हैं कि जब पृथ्वीराज ने रासो ग्रंथ जब लिखा तो उसमें मात्र 1300 ही छंद थे। बाद में धीरे धीरे बाद के कवियों यानी कि उनके पुत्रों ने और समकालीन कवियों ने उसमें अन्य घटना के आधार पर, कहानी के आधार पर बाकी के छंदों को जोड़ा है, ऐसा इन्होंने कहा है। और मुनि जन्मेजय ने मूल रासो की भाषा को अपभ्रंश बताया है। ठीक है, तो दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त ने इस संस्करण को ही जो है मूल रासो माना है। कर्नल टोड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है, यानी कर्नल टोड हमें पता है प्रामाणिक मानने वाले हैं और जब प्रामाणिक मान रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक भी मानेंगे इसको। बाबू गुलाब राय ने स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य इसको माना है। बाबू श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने इसको विशाल वीर काव्य माना है। बच्चन सिंह ने राजनीतिक महाकाव्य या राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी के रूप में इसको एक तरह से माना है। अब बात करते हैं हम कि इसमें कुछ बात है प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता के लक्षणों की, क्योंकि कई बार हम कह देते हैं कि भाई इसने प्रमाणिक माना है, इसने अप्रमाणिक माना है, तो उसके लिए कुछ आधार होना चाहिए। तो देखिए, सबसे अप्रमाणिकता के क्या लक्षण है कि पृथ्वीराज रासो को विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं। तो देखिए, इसमें घटनाओं व नामों का इतिहास से मेल न होना। इसमें बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारे एक तरह से चरित्रों के नाम ऐसे हैं जो इतिहास में जिनका कहीं और उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए विद्वान ऐसा मानते हैं कि अगर ये बात सच होती तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह इनका उल्लेख मिलता। तो एक कारण तो ये है। दूसरा, पृथ्वीराज रासो के 14 विवाहों का उल्लेख, यानी कि पृथ्वीराज रासो ने 14 विवाह किए थे जिसकी जानकारी अन्य कहीं किसी भी ग्रंथ से, किसी भी स्रोत से नहीं मिलती है। पृथ्वीराज द्वारा पिता सोमेश्वर का वध इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज यानी कि इसमें ऐसा कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान है वो अपने पिता सोमेश्वर का वध करके सिंहासन पर बैठे थे, जबकि ऐसा कहीं भी दूसरे साक्ष्यों में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है।
इसकी तिथि और इतिहास की तिथि में 90 से 100 वर्ष का अंतर है। यानी कि इस पृथ्वीराज रासो में जो तिथियां दी गई हैं वो इतिहास की तिथियों से उनमें बेमेल तिथियां हैं, एक तरह से 90 से 100 वर्ष का अंतर उनमें है। तो ये भी एक तरह से इसका आधार है कि ये अप्रमाणिक मानते हैं लोग इसको। पृथ्वीराज के हाथों गौरी और गुजरात के भीम का वध, यानी कि गौरी का वध और एक गुजरात के शासक थे भीम सिंह, उनका वध बताया गया है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, जबकि ऐसा अन्य घटनाओं में ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो का ही वध कर दिया था, यानी कि दोनों का आपस में, पृथ्वीराज ने गौरी का और गौरी ने पृथ्वीराज का वध कर दिया था। इस तरह की कहानी भी है। प्रामाणिकता के कुछ लक्षण माने गए कि रासो के लघुतम संस्करण में तिथियों में इतिहास संबंधी अशुद्धि नहीं है, यानी कि जो 90-100 वर्षों के अंतर की हम बात कर रहे हैं वो लघु संस्करण में नहीं है। 90-100 वर्ष का अंतर आनंद संवत के कारण है, यानी कि आनंद संवत जिसकी कल्पना मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने की है, वो ऐसा मानते हैं कि आनंद संवत को मानने के कारण 90-100 साल का इसमें अंतर आ गया है, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐतिहासिक ग्रंथ ना होकर के काव्य रचना है, इसलिए इसमें ऐतिहासिक तथ्य खोजना क्योंकि ये एक तरह से काव्यात्मक रचना है, इसलिए विद्वान ये मानते हैं कि जो प्रमाणिक मान रहे हैं इसको, जैसे कर्नल टॉड है, डॉक्टर नगेंद्र है, श्याम सुंदर दास है ना, तो ये लोग कहते हैं कि ये काव्यात्मक रचना है, भाई ऐतिहासिक रचना नहीं है। अगर ऐतिहासिक रचना होती तो इसमें तिथियों की हम चर्चा करते, पर ये तो काव्य, तो काव्य में इतिहास को गौण माना जाता है, जबकि काव्य को ज़्यादा एक तरह से श्रेय दिया जाता है। तो चलिए, ये हो गया पृथ्वीराज रासो के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ते हैं बीसल देव रासो। देखिए, बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा था और 1155 ईस्वी या 1212 विक्रम संवत में इसकी तिथि मानी जाती है। बीसल देव रासो नरपति नाल 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी नाम ससायन आरंभ शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। ये अभी हमने पढ़ा था कि इसी पंक्ति की वजह से आचार्य शुक्ल जो है रसायन शब्द से रासों की उत्पत्ति मानते। 1155 ईस्वी इसका समय है, रचना काल है बीसल देव रासो का। और इस पंक्ति के आधार पर कुछ विद्वान इसका रचना काल 1272, क्योंकि इसमें 1272 लिखा हुआ है तो विक्रम 1272 भी मानते हैं, परंतु अधिकांश विद्वान 1212 ही स्वीकार करते हैं। तो अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपको 1212 विक्रम संवत ही इसको प्रमाणिक मानना है। मोतीलाल मेनारिया ने 16वीं सदी में नरपति नाल यानी गुजराती कवि की रचना, यानी कि मोतीलाल मेनारिया इसको 16वीं सदी यानी 12वीं सदी का नहीं बल्कि 16वीं सदी के किसी नरपति नामक गुजराती कवि की रचना मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त ने इसे 14वीं सदी की रचना मानते हैं। यानी कि तिथियों को लेकर भी देखिए विद्वानों में एक मत नहीं है, कोई इसको 14वीं सदी की, कोई 16वीं सदी की, कोई 12वीं 13वीं सदी की मान रहा है। आगे देखिए, संवत सहस 73 जानी नाल कबीर सरसिय वाणी। तो इस प्राचीन प्रति की एक पंक्ति के अनुसार, इसमें एक पंक्ति दी हुई है, ये इसका रचनाकाल संवत 1073 यानी 1016 ईस्वी भी सिद्ध हुआ है नवीन शोधों के अनुसार। तो ऐसा मानते हैं कि ये रचना 12वीं 13वीं सदी की ना हो करके बल्कि 11वीं सदी की ये रचना विद्वान इसको मानते हैं। बीसलदेव रासो के संपादन करता थे माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। तो माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा ये इसके संपादन करता थे। यानी कि हमने अभी बात की थी कि इसका जो सबसे लघुतम जो संस्करण है जिसमें 1300 छंद है उसको माता प्रसाद गुप्त ने और दशरथ शर्मा ने एक तरह से मूल रासों को ही प्रमाणिक माना है। और इसका संपादन भी माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा ने किया था। ठीक है, दशरथ शर्मा नहीं है, अगरचंद नाहटा है और माता प्रसाद गुप्त वही है। काव्य रूप है इसका मुक्तक, गेय काव्य यानी गाया जा सकता है। प्रधान अंगी इसका रस श्रृंगार, इंपॉर्टेंट बात है। सीधे सीधे कई बार हमें ये ध्यान रहता है कि आदिकाल वीर रस की बात करेंगे, तो बीसल देव रासों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसमें श्रृंगार रस जो है वो प्रधान या अंगी रस है और वियोग और संयोग श्रृंगार दोनों का ही बड़ा मर्म स्पर्शी चित्रण इसमें किया गया है। कुल छंदों की संख्या 128 मानी गई है। 14 खंडों में ये लिखा गया है, यानी कि मात्र 128 छंद हैं इसमें और 100 पृष्ठ हैं इसके नायक बीसल देव तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ है, अजमेर के चौहान शासक। बीसल देव तृतीय और या बीसल देव तृतीय का ही नाम है विग्रहराज चतुर्थ। तो आप याद रखना, कभी कभार सीधे सीधे वैसे तो इतिहास में ऐसा पूछते हैं, हिंदी में तो नहीं पूछते कि बीसल देव के साथ में अगर चतुर्थ जोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। बीसल देव तो तृतीय है और विग्रहराज चतुर्थ हैं, याद रहेगा। ये नायक हैं इसके और इसकी नायिका
मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती इसकी नायिका है। तो कई बार नायक और नायिका को लेकर ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बीसलदेव तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ और राजमती ये इसके नायक नायिका हैं। अब बात करते हैं हम काव्य विभाजन की। तो 4 खंडों में इसका विभाजन किया गया है। बीसलदेव राजमती के विवाह, यानी पहले खंड में तो बीसलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन, दूसरे खंड में रानी के किसी व्यंग्य से रूठकर बीसलदेव का उड़ीसा जाना और 1 वर्ष तक प्रवास का वर्णन किया गया, यानी कि वो रूठ करके उड़ीसा चला जाता है। तो कभी कभार सीधे पूछ सकते हैं कि रूठ करके कहाँ गया था, तो आप दक्षिण भारत का भी नाम दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है उड़ीसा गए थे रूठ करके। राजमती के विरह वर्णन, राजमती का विरह वर्णन है तीसरे खंड में, और बीसलदेव के उड़ीसा से लौटने का, यानी कि राजमती 1 साल तक विरह व्यथा में रहती है, विरह व्यथा को झेलती है। उसके बाद में बीसलदेव उड़ीसा से जब लौटते हैं तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। भोज परमार द्वारा पुत्री राजमती को अपने घर ले जाना और बीसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ ले जाने का वर्णन चौथे इसमें खंड में किया गया है। तो इस तरह से 4 भागों में इसका काव्य विभाजन किया गया है। देखिए यह एक विशुद्ध श्रृंगारिक काव्य है। विशुद्ध श्रृंगारिक, देखिए ठीक है, इसमें वीर रस के बारे में जानकारी नहीं है। वियोग श्रृंगार का चरमोत्कर्ष इसमें दिखाया गया है। मेघदूत संदेश रासक की संदेश परंपरा का निर्वाह इसमें हुआ है। प्रोषित पतिका नायिका की विरह व्यंजना, देखिए इसमें पता है आपको कि भाई ये विशुद्ध श्रृंगारिक काव्य, और श्रृंगार में भी संयोग के बजाय वियोग श्रृंगार का चरमोत्कर्ष। ये मेघदूत और संदेश रासक की परंपरा का इसमें निर्वाह हुआ है, क्योंकि इसमें एक जो प्रोषित पति का जो नायिका है वो विरह व्यथा झेल रही है, और वो विरह का यानी किसी मेघदूत में जैसे बादल के माध्यम से वो नायिका अपने पति के पास, प्रेमी के पास संदेश भेजती है कि भाई जाकर के उनको कहना ऐसे। तो उसी तरह की एक तरह से श्रृंगारिक संदेश परंपरा का इसमें निर्वाह हुआ है। प्रोषित पतिका नायिका इसको कहा गया है, यानी कि प्रोषित पतिका नायिका वो होती है जिनका पति उसको छोड़ करके रूठ करके चला गया और दूसरी जगह प्रोषित पतिका। इसकी भाषा साहित्यिक भाषा का प्रयोग ना होकर के इसमें राजस्थानी, ब्रज और मध्य देश की भाषा का प्रयोग हुआ है। सीधे सीधे कई बार प्रश्न आ जाता है यहाँ से। तो इसकी भाषा साहित्यिक नहीं है, बल्कि राजस्थानी, ब्रज और मध्य देश की जो जनभाषा है वो इसमें दी हुई है। पिंगल शैली में ये ग्रंथ, देखो अभी हमने पृथ्वीराज रासो पढ़ा, वो भी पिंगल शैली में, और ये भी पिंगल शैली में, क्योंकि इसमें राजस्थानी के साथ में ब्रज का एक तरह से मिश्रित भाषा इसमें है। यह मात्र 100 पृष्ठों का लघु ग्रंथ है। और हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी रचना है जिसमें 12 मासा का पहली बार वर्णन हुआ है। तो याद रखना है आपको, बीसलदेव रासों में पहली बार 12 मासा, 12 मासा का मतलब होता है कि जब नायक और नायिका का जब संयोग और वियोग श्रृंगार का जब वर्णन करते हैं तो उसमें 12 महीने, यानी साल में 12 महीने होते हैं, तो उन 12 महीने का वर्णन किया गया है। पूरे के पूरे 12 महीने, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, इस तरह से सबका वर्णन यहाँ पर किया गया। तो 12 महीने का वर्णन यहाँ पे मिलता है। सोमदेव बीसलदेव के राजकवि थे। इन्होंने संस्कृत में एक नाटक लिखा था ललित विग्रहराज, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ इनका नाम था। इस नाटक मतलब राजा का नाम था, बीसलदेव रासो का नाम था विग्रहराज, है ना। इस नाटक के कुछ अंश शिलाओं पर अंकित हैं जो राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है ना। तो ललित विग्रहराज संस्कृत में इनमें नाटक लिखा था। आचार्य शुक्ल, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर का रस का किंचित आभास मात्र, केवल आभास मात्र इसमें वीर रस का मिलता है, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। देखिए अगला है परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक की रचना है। 1230 विक्रम संवत इसका समय। इसका अन्य नाम है आलाखंड या आला भी इसको बोलते हैं। ये वीर रस की रचना है। और जगनिक जो है वो कालिंजर के चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव के दरबारी भाट कवि थे। और दरबारी कवि हमें पता है कि राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जब किया है तो निश्चित रूप से दरबारी कवि होंगे, पर ये चंदेल वंशी परमर्दी देव के कवि थे। कई बार सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जगनिक किसके आश्रित थे, तो ये चंदेल वंशी परमर्दी देव के आश्रित थे। कथानक की अगर अपन बात करें तो इसमें महोबा के 2 वीर आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन है। जब हम युद्ध का वर्णन जब हम पढ़ते हैं, महोबा का युद्ध हुआ था, महोबा के युद्ध में इन दोनों वीरों ने बहुत कम सेना के साथ में इतनी वीरता के साथ वर्णन किया था कि मतलब इनकी प्रतिभा चारों तरफ इस एक तरह से छा गई। तो ये महोबा के वीरों का वर्णन है इसमें आला और ऊदल का। यह काव्य अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध है और वर्षा ऋतु में इसकी पंक्तियों को गाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में इस काव्य को आला या आलाखंड के नाम से गाया जाता है और इसको आला ही कहा जाता है, ठीक है।
1865 में चार्ल्स इलियट, यानी कि ये फर्रुखाबाद के जब कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट, उस समय इन्होंने आला खंड के नाम से इसका पहली बार प्रकाशन कराया था। तो आला खंड का प्रकाशन चार्ल्स इलियट अंग्रेज कलेक्टर ने कराया था, फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इसका प्रकाशन परमाल रासो के नाम से, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि परमाल रासो का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा में किसने कराया, नहीं इसके संपादक कौन थे, तो आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। और मुख्य केंद्र की अगर अपन बात करें तो आला के गीतों को की जो गेय परंपरा है उसका मुख्य केंद्र बैसवाड़ा, महोबा और बुंदेलखंड का क्षेत्र माना जाता है। इसकी एक पंक्ति बहुत फेमस है जो कि परीक्षाओं में पूछ ली जाती है कि 12 बरस ले कुकर जिए और 13 बरस ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन रो, यानी कि क्षत्रिय की जो आयु है वो मात्र 18 साल मानी गई है, क्योंकि वो क्षत्रिय व्यक्ति वही है जो वीर मतलब युद्ध में वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती है। 18 साल से ज़्यादा वो जिंदा नहीं रहता, अगर रहता है तो किसी के अधीन नहीं रहता। पर इसमें यानी कि 12 बरस कुत्ते की उम्र बताइए और 13 बरस श्यार की उम्र बताइए, लेकिन क्षत्रिय की उम्र 18 साल इसमें बताइए। आला छंद गाने वालों को अलहद कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम खुमान रासों की। खुमान रासों के रचनाकार हैं दलपति विजय, रचनाकार दलपति विजय हैं। 9वीं सदी यानी आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये 9वीं सदी की रचना है, जो कि मोतीलाल मेहनारी इसको 17वीं सदी की रचना मानते हैं, क्योंकि इसमें चित्तौड़ के राजाओं नरेश राज सिंह जो कि 17वीं सदी के थे उनका भी इसमें वर्णन मिलता है। शिव सिंह सेंगर ने इसे अज्ञातनामा भाट कवि की रचना माना है। शिव सिंह सेंगर कहते हैं कि इस दलपति विजय इसके कवि नहीं है, कोई और अन्य कवि है। कुल 5000 छंद, यानी बहुत बड़ी रचना है, 5000 छंद इसमें है। वीर रस की इसमें प्रधानता है और इसका जो कथानक है वो चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और बगदाद के खलीफा अल मामू के युद्धों का वर्णन, यानी कि इसमें चित्तौड़ के जो शासक थे खुमान, उन खुमान द्वितीय के और बगदाद के खलीफा के युद्ध का वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि खुमान के द्वारा 24 युद्ध किए गए थे। खुमान के द्वारा 24 युद्ध किए गए थे। खुमान नामक 3 राजाओं की वीरता का वर्णन मिलता है। प्रथम खुमान 810 विक्रम संवत से 865, द्वितीय खुमान 870 से 900 विक्रम संवत, इसने 24 युद्ध लड़े थे। तृतीय खुमान 965 से लेकर के 990 विक्रम संवत, यानी कि ये खुमान जो है वो एक राजा नहीं है बल्कि 3 है। पर जिस राजा ने युद्ध लड़े थे वो था खुमान द्वितीय, यानी दूसरा वाला खुमान द्वितीय। हालांकि इसमें खुमान प्रथम और खुमान तृतीय भी था। ठीक है, इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है और इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति जो है वो पूना संग्रहालय में रखी हुई है। अब बात करते हैं हम्मीर रासो शारंगधर ने ये ग्रंथ लिखा था 1357 ईस्वी 1414 विक्रम संवत में, और इस रचना का मूल ग्रंथ अभी तक अप्राप्त है, यानी कि ये रचना की कुछ पंक्तियां दूसरे ग्रंथों में मिलती हैं, जिसे हम बात करेंगे प्राकृत पैंगलम की। तो इस काव्य के कुछ छंद जो है प्राकृत पैंगलम में मिले। आचार्य शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की है प्राकृत पैंगलम के आधार पर। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हम्मीर रासों के जो छंद हैं वो कौन सी रचना में मिलते हैं, तो प्राकृत पैंगलम एक रचना है उसमें इसके छंद मिलते हैं। उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ना कोई ग्रंथ जरूर रहा है, हालांकि वो अभी तक प्राप्त नहीं है। मूल रचनाकार उसके थे शारंगधर, और प्राकृत पैंगलम जो रचना थी उसमें विद्याधर, शारंगधर, बब्बर, जज्जल, यानी कि ये 4 कवियों के जो है, और लक्ष्मीधर इसके संकलनकर्ता थे। 4 कवियों की जो पंक्तियां हैं वो उन्होंने प्राकृत पैंगलम में संकलित की है। तो शारंगधर जो थे वो हम्मीर रासों के एक तरह से रचनाकार थे, और उनका यहाँ पर एक तरह से कुछ छंद जो है प्राकृत पैंगलम में मिलते हैं। कभी कभार सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है हम्मीर रासों के रचनाकार, तो उसमें जज्जल, बब्बर, विद्याधर इनका भी नाम आता है, तो मूल नाम आपको शारंगधर याद रखना है। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को इन छंदों का रचनाकार वो कहते हैं, नहीं जज्जल नहीं लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हम्मीर का अमीर से लेते हैं, और जो कि एक पात्र ना होकर के एक विशेषण है, यानी कि जिसमें हम्मीर रासो जो नाम है वो एक तरह से अमीर का एक तरह से बिगड़ा हुआ विकृत रूप है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इसी ग्रंथ से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति, इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि हम्मीर रासो शारंगधर का जो ग्रंथ है उसको रासो काव्य परंपरा का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला ग्रंथ संदेश रासक और अंतिम ग्रंथ हम्मीर रासो। देखिए विजयपाल रासो, नल्ल सिंह भाट इसके रचनाकार हैं। 16वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई है। 1298
16वीं शताब्दी 1543 ईस्वी में इसकी रचना मानी गई है, लेकिन मिश्र बंधु कहते हैं कि नहीं 1298 में इसकी रचना हुई है। पर आपको याद रखना है विजयपाल रासो नल्ल सिंह भाट की रचना है। मात्र 42 छंद हैं इसमें, अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। और इसकी जो कहानी है, कथानक है, वो विजयगढ़ यानी करौली राज्य के राजा विजयपाल और उसके पंग राजा के साथ युद्ध किए गए युद्ध का यहाँ पे वर्णन है। यानी करौली के इतिहास के बारे में, करौली के जो राजा हैं विजयपाल, उनके पंग राजा से जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसमें किया गया है। यह रचना भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं है, कुछ ही छंद इनके मिलते हैं, क्योंकि 42 ही छंद मिलते हैं। मुंजरासो, ये देखिए अनुपलब्ध है रचना, 1140 की मानी जाती है, कवि इनके अज्ञात है और राजा मुंज की कथा का यहाँ पर वर्णन है। ठीक है। संदेश राशक 1143 ईस्वी अब्दुल रहमान, जिनका नाम अदहमान भी मिलता है, यह प्रथम प्रामाणिक रासो रचना है। यानी कि पहली बार किसी प्रामाणिक रचना को अगर अपन, क्योंकि ये प्रामाणिक मानने वाले वो विद्वान जो प्रामाणिक मानते हैं वो संदेश राशक को प्रामाणिक मानते हैं। 1143 की रचना है, पहली रचना। और इसमें जैसलमेर की एक प्रोषित पतिका नायिका द्वारा अपने पति को संदेश भेजने की कथा का वर्णन है। भाषा इसकी अपभ्रंश है। इसमें एक तो आपको संदेश राशक के रचनाकार अब्दुल रहमान का याद रखना है, और दूसरा ये याद रखना है कि ये प्रथम रासो काव्य है प्रामाणिक। ठीक है, प्रथम प्रामाणिक। एक है बुद्धि रासो, 14वीं शताब्दी की रचना है, जल्लहन या जल्ल कवि द्वारा इसको रचित माना गया है। इसमें चंपावती नगर के राजकुमार और जलधि तरंगिणी की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। इसके अलावा कुमारपाल रासो, ये देवप्रभ की रचना 14वीं शताब्दी की। एक है राव जैतसी रासो, 1543 की रचना है। बीकानेर के महाराज थे जैतसी, ठीक है, और उनके कामरान या हुमायूं भाई के साथ जो युद्ध हुए थे कामरान के साथ, उनका वर्णन राव जैतसी रासो में लिखे गए हैं। राम रासो के रचनाकार माधव दास हैं, 1618 रचना काल है। राणा रासो 1618 ईस्वी में रची गई है। दयाल कवि या दयाराम इनका अन्य नाम है, उनकी रचना है। सिसोदिया वंश के कुंभा उदय सिंह, प्रताप सिंह और अमर सिंह के जीवन वृत्त की चर्चा यहाँ पर की गई है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दयाल कवि की रचना को पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। अगला है रतन रासो, कुंभकर्ण की रचना है, 1623 ईस्वी की। रतलाम के महाराजा रतन सिंह के चरित्रांकन यहाँ पर मिलता है। एक है कायम रासो, ये इस पर डार्क हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट रचना है। 1634 से 56 के बीच ये रची गई मानी जाती है। नियामत खां जान कवि जिनका नाम था, वो इनके रचनाकार थे कायम रासो के। ठीक है, कई बार कायम रासो, कायम खां रासो भी इसको बोलते हैं। शत्रुशाल रासो 1653 ईस्वी, राव डूंगर सिंह की रचना है। बूंदी के राव शत्रुशाल का जीवन वृत्त यानी वीर रसात्मक काव्य की यहाँ पर चर्चा की गई है। ये माकड़ रासो कीर्ति सुंदर ने लिखी है, और ये विनोदात्मक यानी कि एक तरह से बड़ी मनोरंजन वाली हास्य व्यंग से संबंधित रासो रचना है। और माकड़ का मतलब होता है खटमल, तो खटमल के चरित्र के बारे में इसमें थोड़ा सा मजाकिया लहजे में कुछ छंद लिखे गए। संगत रासो या सगत रासो नाम है कवि गिरधर दास चारण की रचना है। और महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की वंश परंपरा इंपोर्टेंट काव्य है। सगत रासो या संगत रासो गिरधर कवि की, शक्ति सिंह का वर्णन इसमें मिलता है। तो इस प्रकार से ये रासो काव्य परंपरा की ये क्लास हमारी कंप्लीट हुई है। आगे की कक्षाओं में आगे चर्चा करेंगे, तो तब तक बने रहिए। धन्यवाद।